हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल ट्यूशन रेडी पर स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ जो कि यूपी बोर्ड की क्लास 8 की साइंस की बुक है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है या पहली इकाई है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि संचार का क्षेत्र, अंतरिक्ष का क्षेत्र, रक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, परिवहन का क्षेत्र, एसेट्रा। इन सभी में क्या नवीनतम प्रगति हुई हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि संचार के क्षेत्र में टेलीफोन आया है, टेलीविज़न आया है, कंप्यूटर आया है, ईमेल आया है और इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। वहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में तो आईसीटी का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग ने कई सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है, कई सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम हम लोग ने किए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है वो। अलग अलग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम देखेंगे कि डिफेंस में, रक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या नवीनतम प्रगति की है। तो इसी तरीके से हम और भी कई सारे क्षेत्रों को स्टडी करेंगे। तो चलिए, ये इंट्रोडक्शन था और अब हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि संचार का मतलब क्या होता है। संचार का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य में सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं एक व्यक्ति 1 प्लेस पे है और सेकंड पर्सन या दूसरा व्यक्ति प्लेस नंबर 2 पे है, तो हमने फ़ोन के माध्यम से अगर हमने इनको कॉल किया और इन्होंने हमें रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने हमें जवाब दिया, तो ये क्या होगा, ये संचार होगा। और संचार का माध्यम क्या हो गया, ये फ़ोन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया संचार। तो संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? संचार में के माध्यम हैं टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट। ईमेल क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। जब भी हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई मैसेज करना होता है तो हम लोग उसी मैसेज को ईमेल कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का मैसेज हो गया जो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक सेवा ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ई पोस्ट का। ई पोस्ट एक ऐसी सर्विस होती है जहां पर हम लोग कोई भी लेटर है, कोई भी चिट्ठी है या कुछ भी, ठीक है, एक लेटर है
जो कि हम लोग ने हाथ से लिखा है, उसको हम गए पोस्ट ऑफिस में और उसको सबमिट कर दिया, और वो लोग क्या करेंगे, इसको कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। कैसे? एक सॉफ्ट कॉपी स्कैन करेंगे और उसके बाद उसको कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। तो ये कंप्यूटर में सेव हो गया। अब इस चिट्ठी को, इस लेटर को हमें सपोज करते हैं किसी जगह पर भेजना है, सपोज करते हैं लखनऊ भेजना है, तो हम इसको इस कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग ईमेल कर देंगे। इसको हम ईमेल कर देंगे दूसरे कंप्यूटर में, लखनऊ में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग एक प्रिंटर के थ्रू इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर ये डाकिया जिस भी एड्रेस पे इस चिट्ठी को पहुंचना है, जिस भी लेटर को पहुंचना है, वहाँ पे जाके उसको पहुंचा देगा। तो इसे कहते हैं हम ई पोस्ट। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, 5G फिफ्थ जनरेशन के रूप में उपलब्ध है। अब क्वेश्चन उठता है कि स्मार्टफोन का क्या मतलब होता है। स्मार्टफोन से पहले एक कीपैड मोबाइल लॉन्च किए गए थे। इसकी मदद से हम लोग कॉलिंग कर सकते थे, किसी को कॉल कर सकते थे, उसको मैसेज कर सकते थे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते थे, आदि की सुविधाएं इसमें उपलब्ध थी। लेकिन जब स्मार्टफोन आया तो ये सारी सुविधाएं जो कि कीपैड के मोबाइल में थी वो तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास टच स्क्रीन आ गई। हम लोग गाने सुन सकते थे मोबाइल से, हम लोग मूवीज़ देख सकते थे मोबाइल से, हम लोग वीडियो गेम्स खेल सकते थे, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, जिसको हम लोग वेब ब्राउजिंग कहते हैं। हम लोग वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते थे। अलग अलग एप्लीकेशंस जिसको हम लोग ऐप्स कहते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं स्मार्टफोन्स में जुड़ गई, इसलिए हम उसको स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्टफोन्स में अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। 3G, 4G और 5G क्या है? 3G थर्ड जनरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि 3G पे इंटरनेट की स्पीड, और जब हम किसी को कॉल करते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। 4G में ये दोनों चीज़, मतलब इंटरनेट की स्पीड और कॉलिंग फैसिलिटी और भी अच्छी होती है, 3G से भी अच्छी होती है, और 5G में और भी अच्छी हो जाएगी जब ये लॉन्च हो जाएगा। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वाई मैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्रयोग खासकर तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों में बैठे हों। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक पर्सन सपोज करते हैं दिल्ली में बैठा हुआ है, और एक पर्सन सपोज करते हैं मुंबई में बैठा। तो
ये जो पर्सन है वो इस पर्सन को और दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो यही हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोनों लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वाईफाई क्या होता है? वाईफाई एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कि हम अलग अलग अपने स्मार्टफोन्स को, हम लोग अपने कंप्यूटर्स को, इन सभी को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ सकते हैं और वो भी बिना किसी तार के, ठीक है, विदाउट एनी वायर्स, मतलब इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये एक एरिया में ही काम करता है, ठीक है, एक एरिया में ही काम करता है। एक छोटा सा एरिया होता है जिसके अंदर ही वाईफाई काम करेगा, ठीक है, और इसमें कोई भी तार की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसको वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक टर्म और आता है वाई मैक्स। वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स एक ऐसी दूर संचार की तकनीक है जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तार की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में पढ़ना। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना की शुरुआत की गई थी। तो पहली नवीनतम प्रगति शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी हो गया। आईसीटी होता क्या है, ये प्रश्न उठना चाहिए। तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सरल भाषा में आईसीटी के इस्तेमाल में हम लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर डेटा को या इन्फॉर्मेशन को या चीज़ों को दिखाने के लिए एलसीडी का इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होता है जिसमें टीचर्स लिखते हैं। इसी को हम लोग आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और इस स्मार्ट बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा दिया, यहाँ पे कंप्यूटर लगा दिया। तो इस तरीके से ये हमारी एक स्मार्ट क्लास हो गई। तो हम लोग ने ये जान लिया कि आईसीटी क्या होता है, आईसीटी क्यों शुरू की गई। तो आईसीटी के शुरू होने का कारण ये था, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना की शुरुआत की गई। आईसीटी से क्या फ़ायदे हुए हैं ये भी हम लोग देखते हैं। तो यह शिक्षा के स्तर में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण और मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। पहला फ़ायदा आईसीटी के इस्तेमाल से ये हुआ है कि बच्चों को खुशनुमा वातावरण मिलता है और मनोरंजक तरीके से वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में उनको डर लगता है तो वो इतने मनोरंजक और खुशनुमा वातावरण में अपनी पढ़ाई करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनका भय भी दूर हो जाता है। हम लोग वीडियोस के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम लोग ऑडियोज़ के फॉर्म में पढ़ते हैं, हम लोग पिक्चर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आईसीटी शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आया है। आईसीटी के अंतर्गत
स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल क्या होते हैं? स्मार्ट स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसमें कि स्मार्ट क्लासेस चलाई जाती हैं, और स्मार्ट क्लासेस मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया क्या है। स्मार्ट क्लास में हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स के हेल्प से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो, वीडियोस और पिक्चर्स के फॉर्म में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ई किताबें क्या होती हैं? ई किताबों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक किताबें या इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये एक किताब का डिजिटल रूप होता है। जो किताब अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में पढ़ते हो उसे ई बुक कहा जाता है। अगर हम लोग मोबाइल है हमारे पास, हम लोग उस मोबाइल में किसी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और पीडीएफ के थ्रू और हम लोग यहाँ पे बुक मोबाइल में या कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो उसे हम ई बुक कहेंगे। तो हम लोगों ने ये सीखा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति आईसीटी के फॉर्म में हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी एक नई क्रांति लेकर आया है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम लोग संचार उपग्रह का भी इस्तेमाल करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरीके से एक फैक्ट ये है कि एड्यूसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। एड्यूसैट। तो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आपके आ सकता है कि एड्यूसैट क्या है। तो एड्यूसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। या एग्जाम में आ जाएगा भारत का पहला उपग्रह बताइए जो शिक्षा के लिए समर्पित है, तो उसका आंसर होगा एड्यूसैट। स्मार्ट क्लास की फ़ोटो कुछ इस तरीके की लगती है। इसका सेटअप देखिए किस तरीके से सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रीन बना रखी है, ये एक स्क्रीन है और इधर कहीं प्रोजेक्टर लगा रखा है और कंप्यूटर से इसको जोड़ रखा है। तो ये हो गई हमारी एक स्मार्ट क्लास। इसमें हम लोग वीडियोस, ऑडियोज़ और साथ ही साथ पिक्चर्स के फॉर्म में स्टूडेंट्स को, देखिए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार एवं 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। इस लाइन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनकोस्पार का गठन कब हुआ? इनकोस्पार का गठन 1962 में हुआ। इनकोस्पार का मतलब क्या है? इनकोस्पार एक तरह की समिति है जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है। बाद में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कर दिया गया। तो एक तरह से इनकोस्पार को बदलकर इसरो बना दिया गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसरो का गठन कब हुआ? तो ये होगा 1969 में। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरू करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे कि इस फोटो में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल पे इसरो ने अपने वर्क को शुरू किया। यहाँ पर साइकिल पे एक
रॉकेट को ले जाया जा रहा है। वहीं पर एक सैटेलाइट को डेवलप किया गया है, बनाया गया है, और यहाँ पे बैलगाड़ी से इसको ले जाया जा रहा है जहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। आज के समय में इसरो ना सिर्फ भारत के लिए सैटेलाइट या फिर उपग्रह को लॉन्च करता है, बल्कि विदेशी सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है, जिससे उसको बहुत सारे पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। इससे पहले हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ें, हम लोगों को सैटेलाइट या फिर उपग्रह के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेना चाहिए। एक रॉकेट होता है, रॉकेट में हम लोग यहाँ पर सैटेलाइट को रखते हैं, या फिर इसको हम लोग उपग्रह भी कहते हैं। इस उपग्रह का काम क्या होता है? मंगलयान में हमारे देश ने मंगल पर या फिर मार्स पर एक सैटेलाइट को भेजा था। ये मंगल है और इसी के चारों तरफ एक सैटेलाइट या फिर उपग्रह ये घूमता रहेगा और इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम लोगों को देता रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया उपग्रह का। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेंशन्ड है दो तरीके की उपग्रह, एक है इनसैट और दूसरा है IRS। इनसैट क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। इनसैट का काम होता है, इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर IRS का इस्तेमाल हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज करते हैं बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारा जंगल है यहाँ पर, और इधर कहीं लैंड है। ठीक है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट है। IRS सैटेलाइट से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कहाँ पर जंगल हैं, कहाँ पर लैंड है या ज़मीन है। ये वर्क होता है IRS सैटेलाइट्स का। भारत ने दो तरीके के उपग्रह प्रक्षेपण यान की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। तो भारत के पास दो तरीके के उपग्रह प्रक्षेपण यान हैं। ये प्रक्षेपण यान सैटेलाइट्स को ले जाते हैं अंतरिक्ष में। ये तो भारत के पास दो तरीके के प्रक्षेपण यान हैं। कौन कौन से हैं वो है, पहला है PSLV और दूसरा है GSLV। अब हम ये देखते हैं कि PSLV का और GSLV में क्या फ़र्क है। PSLV का फुल फॉर्म होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, वहीं पर GSLV का फुल फॉर्म है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। PSLV का इस्तेमाल हमेशा, अगर हम PSLV के थ्रू किसी उपग्रह को लॉन्च कर रहे हैं या सैटेलाइट को, अगर हम PSLV के थ्रू उपग्रह या फिर सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट हल्का होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता है अगर हम PSLV से इसको लॉन्च करते हैं। वहीं पर
अगर हम GSLV से किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो वो सैटेलाइट या उपग्रह भारी भी हो सकता है और साथ ही साथ उसको हम बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं, जैसे कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य है। चालक रहित मतलब कोई भी इसमें ड्राइवर नहीं है, कोई भी इसका चालन नहीं कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान और चंद्रयान-1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। एक चीज और, PSLV से ही हम लोगों ने चंद्रयान-1 और मंगलयान को लॉन्च किया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये है मंगल, इसके चारों ओर हमने एक मंगलयान सैटेलाइट को, मंगलयान उपग्रह को लॉन्च किया। इसका काम था मंगल के चारों ओर घूमना और उसकी जानकारी प्राप्त करना। तो इस सैटेलाइट को या इस उपग्रह को जो हमने लॉन्च किया वो PSLV के द्वारा किया गया। इस उपग्रह को हमने लॉन्च किया PSLV के द्वारा। वहीं पर अगर हमें इनसैट के सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम उसको GSLV से करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको PSLV और GSLV अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का फोर्थ टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास संगठनों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में किया गया। तो रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। इस प्रयास में हमारे देश में DRDO का गठन किया गया और DRDO का गठन 1958 में किया गया, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के क्षेत्र में कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि DRDO का गठन कब किया गया? तो DRDO का गठन 1958 में किया गया। DRDO ने अपने कार्य बखूबी निभाया है। उसने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मिसाइलें बनाई हैं। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, आधुनिक प्रणाली से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिम्युलेटर DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धि है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि DRDO ने अपना काम बखूबी निभाया है। उसने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मिसाइलें बनाई हैं, जैसे कि सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल बनाई है। पृथ्वी मिसाइल ये सपोज करते हैं एक सतह है, दूसरी सतह ये है। अगर हम पृथ्वी मिसाइल को छोड़ेंगे तो वो यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एक सतह से दूसरे सतह पर ये मार करती है, इसीलिए इसको हम पृथ्वी मिसाइल कहते हैं। पृथ्वी मिसाइल
युद्धक टैंक बनाया है जिसका नाम अर्जुन है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, पृथ्वी मिसाइल क्या है? पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। अर्जुन क्या है? अर्जुन एक युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला एक टैंक है। तो डीआरडीओ की ये प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया है। हमारे पास न केवल पृथ्वी से बल्कि आकाश एवं जल से अलग अलग मिसाइलें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मिसाइल चलाने की प्रौद्योगिकी है। तो हम लोग न्यूक्लियर मिसाइल को, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो वाटर में हो और चाहे वो एयर से हो, हम तीनों ही जगह से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास ये उपलब्धि, जिनके पास ये कैपेसिटी अवेलेबल है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम किए हैं, इसलिए उनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अब एक बात आती है कि बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाए तो वह हथियार बैलिस्टिक मिसाइल बन जाता है। यह मिसाइल पहले बहुत तेजी से ऊपर की दिशा में जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर बहुत तेजी से नीचे आती है और अपने लक्ष्य को भेद देती है। इस मिसाइल के इस तरह से ऊपर जाने और नीचे आने के कारण इसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हमने ज़मीन से इसको लॉन्च किया तो ये पहले तो ऊपर जाएगी, एक हाइट लेगी, फिर नीचे आएगी और यहाँ पे अगर टारगेट है तो इसको हिट कर देगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। फिर एक वर्ड यहाँ पे आया है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो कि ध्वनि की गति से अधिक तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, उसे हम सुपरसोनिक की श्रेणी में रखते हैं। रक्षा के क्षेत्र में INS कोची, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें बस ये याद रखना है कि INS अरिहंत और INS कोची वॉरशिप्स हैं, युद्धपोत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा कि किस तरीके से रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति हुई है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति हुई हैं। DRDO का गठन किया गया 1958 में।
उसके बाद डीआरडीओ ने बहुत सारी मिसाइलों का आविष्कार किया, जैसे पृथ्वी मिसाइल, युद्धक टैंक अर्जुन, और उसने फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है, वहीं पर उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बनाई हैं। हमने ये देखा कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण करने के लिए और उनके बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मिसाइल मैन का टाइटल दिया गया।